बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जो हेडलाइन में भी आपने देखी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से करारा प्रहार हुआ है। वोट चोरी पर के इल्जाम पर राहुल गांधी पर उन्होंने शायराना अंदाज में पोस्ट के जरिए हमला किया है। नड्डा का दावा यह है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि बड़ी बात यही है इस पूरे मामले में। दरअसल एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला गया था जिसको कोट करते हुए उन्होंने लिखा है, खड़ा हूं आज भी वहीं जहां मेरा झूठ पकड़ाया, सच सामने आया और मैंने अपना मजाक बनवाया। खड़ा हूं आज भी वहीं। इस वीडियो में दरअसल दावा है कि राहुल गांधी के सामने एक महिला ने जो अपनी बात कही थी उस पर उन्होंने ये बताया कि उनसे ये बुलवाया गया था। आइए हम आपको दोनों हिस्सा इस वीडियो का पहले दिखा देते हैं, जो दावा इस महिला ने पहले एक सभा में राहुल गांधी के सामने किया और बाद में उन्होंने क्या कहा। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। हमारा वार्ड जो है और पंच है, अरे वार्ड और सचिव है, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए। उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ। और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। सुधांशु त्रिवेदी जी, अभी आलोक शर्मा जी के जुड़ने का इंतजार है, लेकिन आप समझ गए होंगे राहुल गांधी के सामने एक सभा में नवल किशोर जुड़ गए। ये राहुल गांधी जी के सामने इस सभा में इस महिला ने ये आरोप लगाया कि उनका नाम नहीं है और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मुझे ये बताया गया था कि वहां पर जाकर बोलिए, और जब बीएलओ ने लिस्ट दिखाया तो उसमें उनका नाम मंजूर है। तो कुल मिलाकर इसी पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह करारा प्रहार राहुल गांधी पर किया है। लेकिन राहुल गांधी पर हमले की बात नहीं है, बात आगे की बढ़ रही है सुधांशु त्रिवेदी जी। और अब तो तेजस्वी यादव ये दम भर रहे हैं बिहार की धरती से कि वो प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी को। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। एक महिला का यह कहना कि कहलवाया गया है, बात सिर्फ इतनी नहीं है। मैं तो देश के सामने गंभीरता से रखना चाहता हूं, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से कौन कहलवा रहा है, इस पे भी बहुत गहरा संदेह उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो आज वोट चोरी का नारा लगा रहे हैं। मैं सामान्यतः इस ढंग की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता, पर मैं कहना चाहता हूं जो इतिहास में घोषित वोट के लुटेरे रहे हैं, जिनके दौर में बूथ लूटे गए हैं, जिनके दौर में मतपेटियां मतपत्र लूटे गए हैं, हिंसा हुई है, गोलियां चली हैं और कोर्ट के द्वारा सजायाफ्ता हुए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को कोर्ट ने धांधली के आरोप में चुनावी धांधली का दोषी माना था। बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ पहली धांधली हुई और 1952 अप्रैल में उन्होंने कोर्ट में जाके जो याचिका दी वो भारत के इतिहास की पहली चुनावी धांधली थी। राजीव गांधी जी 91 का चुनाव हुआ, तब तक वो जीवित थे, इसलिए रिजल्ट आया, बाकायदा उनके पक्ष में बूथ कैप्चरिंग के लिए फायरिंग हुई थी। 21 लोगों पर नामजद रिपोर्ट हुई थी, कोई जाके चेक कर ले, जिसमें हमारे वर्तमान जो भाजपा में है इस समय डॉक्टर संजय सिंह के पेट में गोली भी लगी थी। अब तो सवाल यह है कि यह कहलवा कौन रहा है, और यह वही कहलवा रहा है जो पिछले 6-7 सालों से मुसलसल इस देश में अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है। वही लोग जो कभी कहते थे चौकीदार चोर है, राफेल के ऊपर देश में भ्रम और अराजकता पैदा करना चाहते थे। फिर वही लोग CAA NRC के नाम पे अराजकता पैदा करना चाहते थे। वही लोग किसान कानून के नाम पर अराजकता पैदा करना चाहते थे। फिर वही लोग यह भ्रम पैदा करके कि कोविड की वैक्सीन गलत है, यह अराजकता पैदा करना चाहते थे। मात्र पिछले साल इन्हीं लोगों ने दुष्प्रचार किया था कि तमाम प्रकार की बीमारियां कोविड की वैक्सीन की वजह, जबकि वो तो 7-8 देशों ने मिलकर बनाई थी, उसके बाद अराजकता पैदा करना चाहते थे।
तो जो अराजकता का वातावरण निरंतर असफल हुआ, फिर जातिगत जनगणना पे इन्होंने सोचा लड़ाकर अराजकता पैदा कर दें, वह सफल होती नहीं दिखी। तो अब भाषाई अराजकता पैदा करना चाहते हैं। एक भाषा और दूसरे प्रांत वाले एक दूसरे को कोई कान के नीचे बजाने की बात कह रहा है, कोई कह रहा है बिहार वालों के लिए तमिलनाडु और तेलंगाना में कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है। अब जब वो भी सफल होता नहीं दिख रहा है तो पूरे लोकतंत्र के आधार के ऊपर संदेह पैदा करके ये पीपीटी जो दिखाया गया है ना, ये और कुछ नहीं है, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा टूल किट है। ये उसी प्रकार की चीजों के द्वारा, मैं विनम्रता से कहना चाह रहा हूं, जो इन्होंने दावे किए पिछले 7 साल में सब झूठे साबित हुए। एलआईसी, एसबीआई, रफाल से लेकर एचएएल से लेकर कोविड वैक्सीन से लेकर वैसा ही झूठा दुष्प्रचार वर्तमान समय में है। तो मैं एक लाइन में कहूंगा, ये कहेंगे चौकीदार, ये कहते थे पहले चौकीदार चोर है, अब कहते हैं कि वोट चोर है। तो मैं कहना चाहूंगा कुछ नहीं है जनाब, ये सोरस का शोर है, क्योंकि घुसपैठियों का जोर है। फिर कह रहा हूं, घुसपैठियों का जोर है, ये सोरस का शोर है। और दर्शक सोरस न समझ पाए हो तो कहना चाहूंगा ये वही जॉर्ज सोरस है जिसका एलानिया वीडियो अवेलेबल है कि मैंने $1 बिलियन रखे हुए हैं, यानी 8,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं भारत में मोदी की सरकार को हटाने के लिए। आलोक शर्मा जी, तो मुझे लगता है जो नड्डा जी ने कहा है, प्रबुद्ध दर्शकों को ज्यादा गहराई से, गंभीरता से इस समस्या को समझना चाहिए। और नवल किशोर जी इसको समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हैं तेजस्वी जी को बताएं, और समझ रहे हैं तो देश के साथ आलोक जी और नवल किशोर जी बहुत गहरा और खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ठीक है, आलोक शर्मा जी, उनका यह आरोप है कि वोट चोरी का इल्जाम, राफेल में चौकीदार चोर है से आप वोट चोरी के इल्जाम पर आए हैं, आप इसके जरिए अराजकता देश में फैलाना चाहते हैं। यह सोरोस का शोर है और घुसपैठियों का जोर है। और इसी के साथ साथ एक सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र के फैसले के बाद वहां पर जो 6 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स की बात थी, उसमें भी मुंह की खानी पड़ी है। 4 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें संजय कुमार जी ने भी अपना ट्वीट वापस लिया है, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी खाई थी। पहला नंबर का जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं कि दावा था हिंगना सीट पर 43% वोटर बढ़ने का, वहां 6% से बढ़े थे। ऐसे ही 47% बढ़ने का दावा था नासिक पश्चिम में, वहां 6% बढ़े थे। और वैसे ही दावा रामटेक में था 38% नीचे होने का, वहां 3.5% नीचे हुए थे। और दावा देवलाली की सीट पर भी गलत साबित हुआ है। तो क्या ये कुल मिलाकर देश में लोगों की आंखों में धूल झोंकने की प्रक्रिया है? देखिए, मुझे लगता है अराजकता कौन फैलाता है वो तो इनके एक सांसद हैं, उन्होंने ही बता दिया था, निशिकांत नाम है उनका, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत में जितनी भी अराजकता है उनको फैलाने के लिए जिम्मेदार है। उन्हीं का ऑन रिकॉर्ड वक्तव्य था। संदेह कौन फैला रहा है, तो संदेह मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर फैला रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने तो हमसे भी ज्यादा, हमने तो केवल 1 विधानसभा के आंकड़े दिए थे, उसमें उन्होंने तो 6 लोकसभा के आंकड़े तुरंत कहां से लाकर दे दिए नहीं पता। राफेल की जांच होती, और राफेल की जांच किसने नहीं करवाई वो पूरा देश जानता है, क्यों नहीं जांच हो पाई। और राफेल पर और तमाम चीजों पर क्लीन चिट देने वाले लोग कहां चले गए, वो जज साहब, वो भी पूरा देश जानता है। आज का विषय वो नहीं, हमारा था कि एसआईआर के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि 65 लाख लोगों के नाम आप उस पर वेबसाइट पर डालिए, क्या अराजकता का फैलाने का काम सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है? क्या संदेह सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है? जो इलेक्शन कमीशन भागता घूम रहा था कि 65 लाख लोगों के हम नाम नहीं बताएंगे, और सुप्रीम कोर्ट की जब लताड़ लगी तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। वो जो 000 के नाम के एड्रेस के जो एंट्री हुई है वो भी क्या कांग्रेस नहीं की है? फादर का नाम ABCD और LJF किया है, वो भी कांग्रेस नहीं किया है क्या? अरे भाई, पूरा देश आज पूरी तरह से सब कुछ समझ चुका है। जिस तरह से अज्ञानपूर्ण ज्ञानेश गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी पूरे देश ने देखी। उन्होंने कौन कौन सी बातें कही, हमने प्रोसेस और टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाए, वो पता नहीं कौन सी शायरी करके चले गए। अरे भाई, 2023 में कोई केस नहीं होगा इलेक्शन कमीशन वालों के ऊपर, ये कानून हम तो नहीं लाए थे। 2025 में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, ये तो हम नहीं लाए थे। ये इतना अज्ञानतापूर्ण तर्क हमने तो नहीं दिया। नवल किशोर जी, आपके पास आते हैं। अब इसमें कोई साजिश मत खोजिएगा आप लोग, आप भी देख रहे हैं वो ऑन एयर फ्रीज कर गए, जैसे फिर से कनेक्ट होते हैं आपके पास आते हैं। हम अब आपको कुछ सीट्स दिखाना चाहते हैं। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा जो 17 अगस्त से 1 सितंबर में चल रही है, नवल जी, 16 दिन की यात्रा है, 25 जिले क्रॉस कर रहे हैं, विधानसभा सीट 50 है और लगभग 1300 किलोमीटर प्लस ये यात्रा है, जिसमें पिछली बार अगर हम देखें तो पिछली बार के नतीजों में 12 आपने जीते थे, 7 कांग्रेस ने, 2 लेफ्ट ने, 21
महागठबंधन ने और 29 एनडीए ने जीती थी। अब बिहार में अगर हम पूरा जो रिजल्ट है उसको देखें, अमित मालवीय जी ने यह भी ट्वीट किया था कि ये देखिए जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं ना, जिसमें 44% मुस्लिम मतदाता है, कटिहार में, अररिया में 43%, 38% पूर्णिया में, दरभंगा में 22%, पश्चिमी चंपारण में 22%, सीतामढ़ी में 22%, 19% पूर्वी चंपारण में, हालांकि बाकी मधुबनी, सुपौल, सिवान, भागलपुर सब जगह 18% है, और 13 जिले ऐसे हैं जिसमें 17% जो कि एवरेज है बिहार का, उससे भी कम मुस्लिम मतदाता है। तो हम दोनों आंकड़े दिखा रहे हैं। 12 जिले हैं जिसमें 17% से ऊपर है जहां आप लोग जा रहे हैं। लेकिन बात इससे भी आगे है, सीएम पद चुनना है अभी बिहार की जनता को, और राहुल गांधी जी को आप लोग पीएम बना रहे हैं, तेजस्वी जी वहां पर कह रहे हैं। क्या वजह है? क्या कांग्रेस पार्टी खुलकर सीएम पद का उनके लिए ऐलान नहीं कर रही है, इसीलिए ये बात आगे की जा रही है क्या? नहीं, ये इस सवाल का जवाब तो एक एक व्यक्ति को बिहार में पता है कि महागठबंधन का नेता कौन है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेता कौन है, नेता प्रतिपक्ष कौन है, और बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन रहा है उसी गठबंधन में। न कोई नई गठबंधन है, न कोई नई परिस्थिति है। तो ये सवाल तो जायज बनता नहीं है। सवाल ये जरूर विपक्षी से या पक्ष में जो लोग हैं उनसे पूछना चाहिए कि उनका क्या होगा, जबकि उनके बड़े नेता कहते हैं कि चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे हम क्या करेंगे। समस्या ये नहीं है अंजना जी, हम तो पूरे बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस SIR के उसमें पूरा बिहार को परेशान किया गया, जो सवाल हम उठा कर रहे थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना, और जो सवाल हम जो बात या जो मांग हम रख रहे थे माननीय चुनाव आयोग से, वो चुनाव आयोग हमारे कहने पर तो नहीं मांगे, जबकि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। हमको उन्होंने बहुत कोशिश करके पिछले बार 10 सीट पे हराया भी, ये भी पूरा बिहार और पूरा देश जानता है। जहां तक सुधांशु जी का सवाल है, उनकी पार्टी तो दंगा से शुरू होती है और दंगा से ही अंत होती है, यहां तक कि वो अपने बात में भी पाकिस्तान लाए बिना नहीं रह पाते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का जो पोस्टर बॉय है, बिना हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान का कोई बात ही नहीं खत्म होता है। यहां पर तो हम मुद्दे की बात 2020 में भी किए थे, अभी भी कर रहे हैं, और जो घोषणाएं कर रहे हैं आप देख सकती हैं कि जो घोषणाएं माननीय तेजस्वी यादव ने किया है, उन सारी घोषणाओं को कहीं ना कहीं थोड़ा कम करके अभी की सरकार मान रही है। तो मुद्दे की बात तो हम कर रहे हैं। और जहां तक चुनाव आयोग लगातार तानाशाही और अहंकारी के तरह व्यवहार किया है, और उन रजिस्टर्ड पार्टी से जो कि उनके सामने जायज सवाल पूछ रहे थे कि भाई आप 11 दस्तावेज के अलावा 3 को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सलाह देने के बाद उनको निर्देश देना पड़ा। जो सवाल हम पूछ रहे थे, मांग कर रहे थे कि आप जब तक 35 लाख का ब्रेकअप नहीं दीजिएगा हम कैसे पता करेंगे, ये सारी बातों को हमने जनता के सामने उठाया। अब जब आप SIR पे चर्चा संसद में नहीं होने देंगे, जब चुनाव आयोग सुनेगा नहीं, चुनाव आयोग के बदले में भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी, तो तेजस्वी जी के सामने या राहुल जी के सामने विकल्प क्या बचता है? जनता तो संसद से सड़क तक, तो ये लोकतंत्र की एकदम स्थापित परंपरा है, उसमें हम कहाँ गलत है? आप बताइए कोई गलत बात तो। गलत तो ये 4 सीटें हम दिखा रहे हैं नवल जी, जो महाराष्ट्र की 4 सीटें हैं जिस पर सबको अपना अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा, ये तो दिखा रहे हैं, ये तो सामने है। कोर्ट ने भी कल महाराष्ट्र के मुद्दे पर कहा ना कि ये 6 लाख लोगों ने अतिरिक्त वोट कर दिया, फर्जी वोटर्स ने 6 बजे के बाद, ये एक अनसोलिसिटेड पेपर के एक आर्टिकल पर आप नहीं कर सकते, और उस मामले को रद्द कर दिया। ये तो गलत साबित हुआ। अब इस तरह से एक एक करके अगर मामले सामने आएंगे तो देखिए ये बहुत है, आप भी 5 केसेस देंगे, ये महिला वाला मामला है जो अभी हमने शुरू में दिखाया, वो भी 5 केसेस देंगे, आप भी 5 केसेस देंगे। इस पर निर्णायक रूप से तो फैसला SIR के जरिए ही होगा ना। लेकिन आप इस पर भी जवाब दीजिए, एक छोटा सा जवाब इस पर तो दीजिए कि अभी तो वहां सीएम चुनना है, और तेजस्वी जी अगर वहां पर पीएम पद की राहुल गांधी जी की दावेदारी ठोक रहे हैं, तो क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, इसमें हमें लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भारतीय संसद के नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दी है, जाहिर है कि वही जनता में वही प्रधानमंत्री हैं, तभी तो इतनी भीड़ आ रही है, इतने लोग सुनने आ रहे हैं। जो बात कह रहे हैं उसको लोग खारिज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके माता के पास जाते हैं, उनके पिता के पास जाते हैं, उनके दादी के पास जाते हैं, उनके नाना के पास जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो इस काम के लिए जानी जाती है। जो तेजस्वी जी ने काम किए हैं 17 महीने में, जो लगातार 2015 से काम किए हैं, वो बिहार के जनमानस में स्थापित नेता है।
यह बात आप भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने उनको प्यार दिया है, समर्थन दिया है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 2020 में रहे और 2025 में मुख्यमंत्री बनना उनका तय है। यही सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तभी आपके दोनों सवाल मैं उनसे पूछूंगी, दोनों सवाल पूछूंगी मैं सुधांशु जी से। एक वो कह रहे हैं कि जो तेजस्वी जी के प्रोग्राम से उसको कॉपी पेस्ट करके आप लोग दिखा रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के दादा दादी नाना नानी सब लोग नाना नानी और ये सब आपकी नींद उड़ाए हुए हैं आपके नेताओं की, इसीलिए आप लोग नेहरू जी पर जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अरविंद वाजपेयी जी, जो नवल किशोर जी बोल रहे हैं या तेजस्वी जी बोल रहे हैं, उसमें समर्थन भी तो चाहिए। हमने देखा था ममता बनर्जी पिछली बार क्या कह रही थी, कहती मोदी की टीआरपी ही राहुल गांधी है। अब ये बातें हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाई है। तो कई ऐसे नेता इंडिया गठबंधन के ही है ना जो खुलकर राहुल गांधी का साथ देने को तैयार नहीं होते हैं पीएम पद के लिए। देखिए, जहां तक पीएम पद का सवाल है, कोई वैकेंसी है ही नहीं। किस बात की बहस कर रहे हैं? 2029 की बात होगी तब पीएम की बात होगी, अभी कोई वैकेंसी नहीं है। और जहां तक एसआईआर या इलेक्शन कमीशन की बात है ना, देखिए लोग पार्टियां लड़ती हैं आपस में चुनाव में। अगर कांग्रेस लड़ेगी बीजेपी से, एलजेपी से, जेडीयू से, आरजेडी से, ये लड़ा जाएगा आपस में। इलेक्शन कमीशन से क्यों लड़ रहे हो? इलेक्शन कमीशन तो रेफरी का रोल होता है उसका, उसको टारगेट करके क्या मिलेगा, ये हमको समझ नहीं आया। और ये भी दिमाग में रखना है कि संवैधानिक संस्था है, आप लोकतंत्र की दुहाई देते हो, संविधान की दुहाई देते हो, इलेक्शन कमिश्नर को धमकाओगे? ब्यूरोक्रेट है वो, उनको धमकाओगे आप? मतलब ये कहां का लोकतंत्र की बात है? लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं आप। पूरे विश्व में जिसका रिकॉर्ड है 1950 से लगातार चुनाव कराने का, सबसे बड़ी संस्था है, सबसे ज्यादा मतदाता 98 करोड़ 99 करोड़ मतदाता हैं, 10 लाख 12 लाख बूथ होते हैं, सबको मैनेज करके बड़े हिसाब से चुनाव करती है। अगर चुनाव में कोई धांधली हुई है तो उसके लिए इलेक्शन पिटीशन डाली जाती है, माफ करना 45 दिन के अंदर। यह क्या होता है, जब बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी वो दौर हमने देखा है। हम लोग भाग के आते थे, फैक्स में मैसेज आया कि फला नंबर बूथ लुट गया, फला नंबर बूथ लुट गया, गए इलेक्शन कमीशन, वहां से काउंटर मांड कराया करते थे। ये सब रूल बुक के हिसाब से होता है, वो तो करोगे नहीं। रेफरी पे अटॉक करोगे, जनता को गुमराह करने की कोशिश करोगे, जनता को अराजकता की तरफ ले जाने की कोशिश करोगे, तो ये किसी टूल किट का हिस्सा है क्या? आप गिन लीजिए ना, रॉफेल से शुरू हो जाए, रॉफेल है, पेगासस है, हिंडनबर्ग है, 370, उसके बाद CAA, क्या क्या नहीं है। और अब SRI है। मतलब क्या चाह रहे हैं आप? अरे चुनाव लड़के जीत के आओ ना, कौन मना कर रहा है? अगर किसी बूथ में गड़बड़ हुई है तो लगाइए ना काउंटर मांड की एप्लीकेशन उस वक्त, उसके बाद भी अगर गड़बड़ हुई है लगाइए ना इलेक्शन पिटीशन। हाई कोर्ट में 45 दिन का साइमा होता है, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ गुमराह करेंगे। कितनी पिटीशन फाइल की? सुधांशु जी और आलोक जी, दोनों को दिखा दीजिए। सुधांशु जी, एक बार आलोक जी की बात पूरी हो जाए, क्योंकि उनकी बात पूरी नहीं हुई थी, बीच में ही कट गया था। उसके बाद सुधांशु जी जवाब देंगे। आपकी बात का भी नवल जी ले रही हूँ। दो बातें, एक तो जो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं ये टूल किट है आपका, आप भ्रम पैदा करना चाहते हैं। एक के बाद एक आंकड़े गलत साबित हो रहे हैं। महिला है वो सामने आकर कह रही है कि मुझसे कहा गया था कि जाके सामने में बोलो कि नाम नहीं है, फिर BLO ने दिखा दिया कि आपका नाम तो आगे है। तो आप लोग भ्रम फैला रहे हैं वोटर के मन में जानबूझकर। और दूसरा कि आजकल ज्ञानेश जी गुप्ता जी हैं, इस बात पर शर्मा जी आपका बड़ा जोर है। गुप्ता जी हैं इसलिए कर रहे हैं क्या ये सब? नहीं, मुझे लगता है कि किसी का नाम अगर पूरा है तो देश को जानना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या समस्या है? आप भी अंजना ओम कश्यप है, मैं आलोक शर्मा, उसमें क्या दिक्कत है? वापस आता हूं। देखिए, हम चाहते हैं कि कुत्तों का प्रमाण पत्र ना बने, उनका निवास का प्रमाण पत्र, और ट्रंप का वोट बिहार में ना बने। हमारा केवल इतना कहना है। हमारा केवल इतना कहना है कि जब फॉर्म भरे गए थे उसके आंकड़े सही थे, देश की जनता को पता चले। 2 फॉर्म देने थे, क्या 2 फॉर्म दिए गए? और क्या मौसमी सिंह ने जो तमाम रिपोर्ट आज तक पर दिखाई है, क्या वो भी सब हमारे कहने से दिखाई है? क्या जिस तरह से मरे हुए लोग जो मृत घोषित कर दिए गए, वो लोग राहुल गांधी जी के साथ आकर चाय पी रहे हैं, क्या वो भी अभी मृत अभी जिंदा हुए हैं? क्या फॉर्म 6 का दुरुपयोग नहीं हुआ है? क्या 65 लाख जो वोट काटे गए थे उसको सुप्रीम कोर्ट में डिनाई किया था कि नहीं, कि हम लिस्ट नहीं बताएंगे? क्या 20 साल से मृतकों के नाम नहीं काटे गए, ये भी कांग्रेस ने किया है क्या बिहार के अंदर? जैसा कि ज्ञानेश गुप्ता जी ने बताया कि 22 लाख जो वोट है वो 20 साल में जिनकी डेथ हुई है उनके नाम हमने काटे हैं अभी। तो भाई क्या 20 साल से आप लोग क्या पकौड़े तल रहा था इलेक्शन कमीशन? देखिए, वोट चोर कहना तो गलत है और वोट चोरी करना सही है, वोट की डकैती डालना सही है। ये बड़ी अजब बात है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की है वो लोग घबराए हुए हैं। हम तो अभी भी पूछ रहे हैं कि बिना फोटो के लिस्ट क्यों अपलोड कर रहे हैं आप?
किसके इशारे पर कर रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन का सर्वर बीजेपी के हाथ में तो नहीं है? क्या बीजेपी के लोग ही इलेक्शन कमीशन के सर्वर तो नहीं चला रहे? बार बार संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। अरे भाई, अभी संवैधानिक संस्था का भंडाफोड़ किसने किया? इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में भंडाफोड़ हुआ। एक पंचायत के चुनाव में गड़बड़ जो सरकार करवा सकती है, या इलेक्शन कमीशन के नीचे हो सकता है, 5 ईवीएम खुली और नतीजा बदल गया 2 साल के बाद। इसलिए इलेक्शन कमीशन, क्योंकि संवैधानिक संस्था, उस पर सवाल मत उठाइए। आपसे सवाल करें तो आप धमकी देंगे कि 1 हफ्ते का समय दीजिए। क्या एलओपी संवैधानिक पद नहीं है? अरे भाई, जिस तरह से आप वोट काट रहे हैं, जिस तरह से आप आंकड़े देने से छुपा रहे हैं, जिस तरह से सरकार इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को बचाने के लिए तमाम कानूनों में बदलाव कर रही है, उससे तमाम सवाल खड़े होते हैं। अगर मान लीजिए महिला ने आकर अपना वक्तव्य बदल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पाक साफ हो गया है। और राहुल जी, क्यों बात पर आप लोग पहुंचते हैं नेहरू जी पर? वो जो सिंधु जल संधि को लेकर भी उनका सवाल था, और प्रियंका जी ने भी उस पर यही कहा कि एसआईआर पर जवाब नहीं है, तो वहां पहुंच रहे हैं आप लोग। देखिए, वो एक अलग विषय, उस पर भी जवाब देंगे। आलोक शर्मा जी ने कहा नाम बदलने में क्यों, असली नाम बताने में क्या है? ज्ञानेश कुमार जी का ऑफिशियल नाम ज्ञानेश कुमार है, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि वो ज्ञानेश गुप्ता बोलना चाहिए, तो मैं भी कहना चाहूंगा नाम बदलने का सबसे ज्यादा महारत तो आपके यहाँ है भैया। ये जवाहरलाल कौल जी जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं, फिर मरहूम फिरोज साहब फिरोज गांधी हो जाते हैं, और आली मोहतरमा एंटोनियो माइनो सोनिया गांधी जी हो जाती हैं। फिर सबके नाम लीजिए ना, सही सही। अगर इतने शौक चल रहा है कि मुझे सबके असली असली नाम लेने हैं, तो साहब सबसे ज्यादा समस्या तो आपके नाम में काम तमाम होने की संभावना है। इसलिए बहुत सोच समझ के नामों पे बात करनी चाहिए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए अंजना जी, इन लोगों को कोई भी टेक्निकल चीज समझाइए, समझने वाले नहीं है। तो मैं दर्शकों को एक सिंपल बात बताना चाहता हूं। जब इनकी सरकार थी 2014 में 282 सीटें आई थी मोदी जी के नेतृत्व में, कि नहीं बोलिए हाँ या ना? 36% वोट भाजपा को मिला। उत्तर प्रदेश में 90% सीटें और बिहार में 90% सीटें हमने जीती थी। 73 और 36 आपकी सरकार रहते हुए जीती है। इतना प्रचंड जन समर्थन मिला है। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो शक्ति और लोकप्रियता थी, वो आज बढ़ी है या नहीं? हां या ना? हमारा संगठन का विस्तार हुआ है, हमारा भौगोलिक विस्तार हुआ है, हमारा सामाजिक विस्तार हुआ है, हमने गरीब कल्याण की जो योजनाएं दी हैं उससे लोग जुड़े हैं, हमारे कार्यकर्ता जुड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक यह बात दिखाई पड़ती है। और तमाम सर्वे आज तक जितने हुए हैं 2014 ऑनवर्ड, सब में मोदी जी ज्यादा है। तो इन सारे प्रोसेस में आलोक जी इलेक्शन कमीशन का ही नहीं है। ये आंखों देखा दिखाई पड़ रहा है कि भाजपा ने जो जन समर्थन का विस्फोट हुआ था 2014 में, वो निरंतर बढ़ते बढ़ते इस सीमा तक पहुंच रहा है। अब समस्या क्या है मैं आपको बताऊं अंजना जी, इन लोगों की, तेजस्वी जी, राहुल जी या अखिलेश जी की स्थिति जानते क्या है? अब गांव में अगर ये हो कि कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे खाना नहीं मिला तो मुझे जाके मेज गिरा देनी है कि कौनो दूसर ना खावे पाए। तो एक कहावत होती ना कि पी ना पाए तो ढरकाए जरूर दो, मतलब पानी मैं नहीं पी पाऊंगा, दूध या लस्सी छाछ मैं नहीं पी पाऊंगा, तो गिरा देना है। तो आज स्थिति क्या है कि ये एक पुराना गाना था अंजना जी, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, और सिंहासन पर हम जा बैठे जब जब करे इरादे। मगर समस्या क्या है? ये 3 बिगड़े दिल शहजादे हैं, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, अखिलेश जी, जो प्रॉब्लम चाइल्ड रहे हैं अपने माता पिता के लिए। अब ये बिगड़े दिल शहजादे सिंहासन पे जब बैठने की कोशिश कर रहे थे, एक चाय वाला मुझे नहीं लगता कि उचित और ऐसा उसने मट्ठा कर दिया है कि इनके दिल की नाकाम हसरतों का जनाजा दिल में लिए हुए ये वैसे छटपटा रहे हैं जैसे मछली छटपटाती है पानी के बिना। कांग्रेस वैसे ही छटपटाती दिख रही है, क्योंकि आजादी के बाद से आज तक, और मैं कहूं अंग्रेजों के जमाने से आज तक, सबसे लंबा समय है जब ये सत्ता से बाहर रहे। 2019 के बाद वो छटपटाहट और बढ़ गई, 24 के बाद छटपटाहट और बढ़ गई। तो इसका किसी भी तथ्य परक निष्कर्ष से कोई लेना देना नहीं है। ये बिगड़े दिल शहजादों के दिल की छटपटाहट और अकुलाहट है।